हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। आज हम लेके आ गए हैं चैप्टर 7 बिजनेस का। और हमारे पास है आज के लिए स्पेशल चीज़ जो कि है चैप्टर 7, वो भी वन शॉट में, खाली एक पार्ट के अंदर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और ये क्लास 11 का है, आपको बता दूँ। ये पूरा जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं ये मिड टर्म के लिए पूरा ख़त्म हो जाएगा। फिर आपके मिड टर्म का पूरे चैप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे। चैप्टर 7 के अंदर आपका मिड आएगा, मिड टर्म का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता ही है 11 चैप्टर्स होते हैं, बाकी के फिर जो 4 चैप्टर है वो मिड टर्म के बाद करेंगे। तो वेलकम 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 आज के इस सेशन पे। तो हमारे पास क्लास 11 की स्ट्रीम कॉमर्स की सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़, इसकी हमारे पास आ गई है चैप्टर 7 की वीडियो, वो भी वन शॉट में। तो आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 7, वो भी एक पार्ट में। अच्छी बात ये है कि ओनली वन पार्ट में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, तो हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर को पढ़ने में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो हमारा चैप्टर शुरू करने के लिए हम पहले इसको रफ कर देते हैं। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर जो कि है चैप्टर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहले क्या आता है, चैप्टर का नाम है कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस एंड ट्रेड। कॉर्पोरेट 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 ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस एंड ट्रेड। ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस एंड ट्रेड। तो आज हमारे पास ये चैप्टर है, और ये चैप्टर हमारा 7th चैप्टर है। तो इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक आता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन किसका? ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन कंपनी का। तो कंपनी के फॉर्मेशन पे आते हैं हम। तो कंपनी कैसे फॉर्म होती है? कंपनी फॉर्म होती है, मतलब आपने पिछले जो चैप्टर्स में पढ़ा है, कंपनी अगर एक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी बनना चाहती है, मतलब कोई एक अगर इंसान प्राइवेट कंपनी खोलना चाहता है जो कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप के माध्यम से खोलना चाहता है, तो उससे क्या होगा, उससे वो फॉर्मेशन एंड क्लोजर इजी होगा। ऐसे ही हमने इसके मेरिट्स डीमेरिट्स सारे पढ़े हैं, आप पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं। और इसके पीडीएफ के नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के अंदर हमारे पास आता है, टू फॉर्म कंपनी देयर आर मेनी लीगल वेज एंड प्रोसीजर्स एंड दे हैव टू डू फॉर्मेलिटीज। कंपनी अगर अब सब लीगल सपोर्ट भी चाहते हैं तो कंपनी के लिए प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं। प्रोसीजर्स, वो प्रोसीजर्स क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं जिनको हम फॉर्मेलिटीज भी बोलते हैं। फॉर्मेलिटी जिसको हम पहले तो एक लीगल नेम कंपनी का नेम चूज करने के लिए, ताकि आपको कॉपीराइट का वो नहीं मिले। और फिर
अगर हमको कंपनी के नाम से अगर कुछ करवाना है तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा हमको, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और अगर अगर हमको ये रजिस्ट्रेशन और नेम, और अगर हमको अपनी एंटिटी के साथ जोड़ना है या कुछ चीज़ खरीदनी है, मतलब समझ लो एक पर्सन है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, मतलब ये सोल प्रोप्राइटर है, हाँ, एक कंपनी का। तो इसकी कंपनी जो एंटिटी है, अगर वो उसके नाम पे कुछ प्रोडक्ट लेगा तो उसको टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा, क्योंकि इस एंटिटी के नाम पे मतलब अगर गवर्नमेंट के पास है या आप लोन लेते हो अपने बिजनेस के लिए, तो आपको टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा। क्या आपको बात पता थी? नहीं पता है? नहीं पता थी तो अब पता चल गई, तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। तो इसके बाद में हमारे पास आता है इन चीज़ों के बाद में ये दो चीज़ होती हैं जो मेन देखी जाती है। वो मेन चीज़ क्या है? नेम जो कि चूज़ करते हैं, और रजिस्ट्रेशन, ये हम फॉर्मेलिटी के तौर पे किया जाता है। और ये तो आ गई फॉर्मेलिटी की बात। अब हम बात करते हैं असली चीज़ की। मतलब अगर हम एक कंपनी खोलते हैं तो हमको डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव देखना पड़ता है। मतलब कंपनी का प्रमोशन होगा या नहीं, प्रमोशन मतलब पूरी कंपनी का, ना कि एक एम्प्लॉय का प्रमोशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब एक इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस होना चाहिए, इनकॉर्पोरेशन। और हमारे पास होना चाहिए सब्सक्रिप्शन, मतलब कंपनी के नाम पे हमको सब्सक्रिप्शन भी लेना चाहिए। सब्सक्रिप्शन मतलब वो कंपनी आपकी होना चाहिए। और फिर होना भैया कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट होना चाहिए बिजनेस का। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या आना चाहिए? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हमको होना चाहिए। कमेंसमेंट, सॉरी थोड़ा सा ब्लर हो गया था, अब सही दिख रहा है। तो मैं बोल रहा था ये ब्लर हो गया, इसलिए मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ वापस। तो इससे क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के अंदर हमको ये भी देखना पड़ता है, प्रमोशन चाहिए, कंपनी का प्रमोशन होना चाहिए, इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस बन जाना चाहिए उसको, उस कंपनी के नाम पे सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, मतलब कंपनी खुद की होनी चाहिए, और कमेंसमेंट होना चाहिए बिजनेस के। तो ये था मेन चीज़ें। तो अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप फिर से इसका रिप्ले देख सकते हो फिर से उस दिन, जैसे हमारे पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, इसलिए बोर्ड को जैसे ध्यान से रखते हैं। तो ये थी और अभी तक की बात। अब चलते हैं अगले पड़ाव पर। अगले पड़ाव से मेरा मतलब है नेक्स्ट स्लाइड पर, फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज। फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज कैसा होता है? फॉर्मेशन ऑफ, अब पहले कंपनी देखा था, फॉर्मेशन किसके? कंपनीज की। अब प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज के बारे में हम देखेंगे, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इनके फॉर्मेशन के लिए प्राइवेट कंपनी
आपको पहले पढ़ के सेंटेंस में बता देता हूँ आपको, फिर मैं समझाऊंगा। सेंटेंस में बता देता हूँ। तो सेंटेंस में रहता है कि private companies can start their companies immediately after obtaining the certificate of incorporation। मतलब प्राइवेट कंपनीज को कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस उनको सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट किसका? कि वो बिजनेस उनका है, ये वो मालिक है किसका? बताइए, सर्टिफिकेट किसका चाहिए उनको? इनकॉर्पोरेशन का। इन कॉर्पोरेशन, इसका इनको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और देन दे कैन स्टार्ट, दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस इमीडिएटली। मतलब अगर उनको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो फिर वो डायरेक्टली अपने बिजनेस को या कंपनी को चालू कर सकते हैं। तो यदि वो प्राइवेट की बात और आते हैं पब्लिक के अंदर, पब्लिक के अंदर भी मतलब सेम है, लेकिन उनको ज़्यादा टाइम लगता है इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट लाने के लिए, क्योंकि क्योंकि ये बोर्ड थोड़ा सा किसे अच्छी बात है। तो क्योंकि इनको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो किसका सर्टिफिकेट? हमारे पास देखिए, अभी मैंने समझाया आपको, जैसे प्राइवेट का तो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट के साथ हो जाएगा। इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट के साथ इनका काम हो जाएगा। लेकिन पब्लिक को क्या क्या करना पड़ता है? 4 to 5 प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं। 2 5 मतलब उनको पब्लिक कंपनी है ना, तो उनको पहले फंड्स जमा करने पड़ते हैं, फंड्स जमा करने पड़ते हैं, फिर इन्वेस्टर देने पड़ते हैं, और पहले से सेटअप करना पड़ता है। और पूरी इंफॉर्मेशन पब्लिक होने से पहले ही बाहर आ जानी चाहिए, रिलीज हो जानी चाहिए। कंपनी बनने से पहले उसकी इंफॉर्मेशन रिलीज हो जानी चाहिए, जो कि उनके जो भी कंपनी के अंदर होते हैं उनके लिए। तो ये होता है इसका मतलब। तो बस ये डिफरेंस है, लेकिन पब्लिक कंपनी खोलना इतना आसान नहीं है, इनके लिए बहुत हमको प्रोसीजर्स और फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करनी पड़ती है, वरना कंपनीज नहीं खुल पाएंगी। इसके बाद में हमारे पास आता है इसके बाद में हमारे पास आता है इसके बाद में हमारे पास आता है प्रमोशन ऑफ कंपनी। तो अब हम स्टार्टिंग में देखे थे कि हमारा कंपनी का प्रमोशन होना चाहिए अच्छे से। तो यही बात है कि कंपनी का प्रमोशन होना चाहिए। तो प्रमोशन ऑफ द कंपनी क्या है? प्रमोशन ऑफ कंपनी, देखिए प्रमोशन ऑफ द कंपनी कैसे होगा? फंक्शंस ऑफ प्रमोटर, प्रमोटर के फंक्शंस क्या होते हैं? अगर हमको प्रमोशन चाहिए, कंपनी का प्रमोशन करना है, अगर कंपनी का प्रमोशन कहीं पे करना है, तो फंक्शन प्रमोटर का क्या होगा? प्रमोटर। क्योंकि अगर हमको प्रमोशन करना है तो प्रमोटर तो होना चाहिए ना, हम कहीं कहीं जाके प्रमोट कर सकते हैं, ऐसे ही थोड़ी ना है। तो इनके लिए क्या चाहिए होगा? इनके लिए आपको मेनली ज़्यादा नहीं चाहिए होगा, 4 से 5 या 6 चीज़ें चाहिए। तो प्रमोशन ऑफ द कंपनी के अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रॉपर्टी अपॉर्चुनिटीज,
आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना काम होता है प्रमोटर का। फीजिबिलिटी स्टडीज, फीजिबिलिटी स्टडीज मतलब कंपनी के बारे में पूरा जानकारी होनी चाहिए प्रमोटर को, ताकि वो प्रमोट कर सके। टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, टेक्निकल रेस्पॉन्सिबिलिटी टेक्निकल रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर हमारे पास लास्ट में आता है हमारे पास इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, तो इकोनॉमिक्स फिजिबिलिटी भी होना चाहिए हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास होना चाहिए। इनके अलावा हमें थोड़ी बहुत और जानकारी होनी चाहिए प्रमोटर के बारे में भी, आइडेंटिफिकेशन प्रमोटर की भी, मतलब सेम सारी चीज़ें। तो ये इसके ऊपर लाइट डालिए, और ये मेन चीज़ है। तो इसको आप इम्पोर्टेंट करके स्टार मार्क 5 स्टार दे देते हैं हम। तो ये आपको करना है, तो वेरी इम्पोर्टेंट, तो आप इसको कर लीजिएगा। आप इसके नोट्स भी देख सकते हो, जो कि वेरी 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 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इस नोट्स को पढ़ लोगे तो इसके बियॉन्ड कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पूरा 22 स्लाइड्स का टेक्स्ट बुक ओनली 10 to 12 पेजेस में स्लाइड्स में ख़त्म हो जाएगा। तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपके लिए नोट्स बना के रखी है। आप बस अभी अच्छे से बैठे बैठे पूरी जो भी थियोरेटिकल पार्ट है उसको समझ लीजिए, और फिर आप प्रैक्टिकल पार्ट अपने खुद की आइडियोलॉजी से PDF देखिए, अच्छे से समझ के पढ़ के देखिए। पढ़े बिना तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि खुद से सेल्फ स्टडी भी करना पड़ता है। तो अगर वो करोगे तो आपको पूरा अच्छे से आएगा। तो अब और फिर हम कंटिन्यू करते हैं नेम अप्रूवल। देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था, तो कंपनी स्टार्ट करने के लिए नेम अप्रूवल मतलब जो नाम है वो सही है या नहीं है, या कॉपी, या मतलब कॉपी नहीं करोगे, लेकिन आपने कोई नाम सोचा है, जैसे XYZ कंपनी, दूसरे का भी नाम XYZ कंपनी है, तो वो एक कंपनी में जो कंज्यूमर्स है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसलिए अगर लोग ऐसे सोचते हैं तो फिर हमारे पास एक केस भी आ सकता है, कॉपीराइट का केस। नाम कॉपीराइट का मतलब जैसे यूट्यूब में केस आता है वैसे। तो फिक्सिंग अप टू द सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज, हाँ सिग्नेटरीज नहीं सिग्नेटरीज। तो फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज फॉर मेमोरेंडम के लिए फिक्स करते हैं सिग्नेटरीज को अपने अंदर एसोसिएशन के अंदर से। एसोसिएशन के अंदर से। तो और इसके बाद में हमारे पास आता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल, मतलब प्रोफेशनल भी ज़रूरत होता है ना, प्रोफेशनल
अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट होना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स है, प्रिपरेशन ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट है, मतलब अगर कंपनी ने बैंक से लोन लिया है या कोई इन्वेस्टर है, तो वो सब जानकारी ज़रूरी होती है, एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होती है, तो वो हमको चाहिए होती है। तो ऐसे करके हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ें पता चल जाती है, और ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ताकि आप आगे जाके अपने इस नॉलेज से खुद की लाइफ के अंदर भी अप्लाई कर पाओ। क्योंकि अगर आप देखोगे तो गूगल में सर्च करोगे, अगर एंटरप्रेन्योर की सैलरी, एक एंटरप्रेन्योर की सैलरी कहाँ तक जा सकती है, 110 लाख टू 120 लाख, मतलब 1.2 CR, 1.50 CR भी जा सकती है, या उससे बियॉन्ड। मतलब अगर आप टाटा अंबानी जैसे बन गए तो ऐसे। फिर भी आपको एक नहीं तो दूसरी चीज़ का ऑप्शन भी रखना चाहिए, ताकि आप अगर एक चीज़ में कामयाब ना हो पाओ तो दूसरी चीज़ आपके सफ़र के साथ हेल्प करे, लेकिन एम एक ही होना चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम एसोसिएशन का क्या होता है, एसोसिएशन का मेमोरेंडम क्या होता है, मेमोरेंडम एसोसिएशन का आपको पता है, द नेम क्लाउज, रजिस्टर ऑफिस, ये मैं आपको बोल के बता देता हूँ। अगले 2-3 चीज़ें आपको मैं बोल के बताऊँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। द नेम क्लाउज, रजिस्टर ऑफिस, ऑब्जेक्ट क्लाउज, लाइबिलिटी क्लाउज, कैपिटल क्लाउज, एसोसिएशन क्लाउज। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्या होता है, द नेम क्लाउज, नेम का क्लाउज, रजिस्टर ऑफिस का क्लाउज, ऑब्जेक्ट का क्लाउज, लाइबिलिटी का क्लाउज, और कैपिटल का क्लाउज, और एसोसिएशन का क्लाउज। ये आप ये मत समझना कि वीडियो स्टक हो गई, वीडियो स्टक नहीं हुई, मैं आपको बताने के लिए नीचे बैठा हूँ। तो और एसोसिएशन क्लाउज के बाद में हमारे पास आता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्शन और अग्रीमेंट और स्टैट्यूटरी डिक्लेयरमेंट और पेमेंट ऑफ फी। मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और कॉन्सेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन जो प्रपोज किया गया है, कॉन्सेंट और अग्रीमेंट और स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन को, और पेमेंट ऑफ फी को पेमेंट को। तो इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, अभी पोजीशन ऑफ प्रोमोटर आपको पता होता है, पोजीशन ऑफ प्रोमोटर आप यहाँ से पढ़ सकते हो, बहुत छोटा है, देखिए बहुत अच्छी तरीके से हमने बनाया है, आपको छोटे छोटे चीज़ों में बड़ी बड़ी खुशियाँ दे रहे हैं हम, देखिए। तो ये होता है, आपने पढ़ लिया होगा, वीडियो स्टॉप करिए, पढ़ लीजिएगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, देखिए। देखिए जो ये चीज़ होती है ना, प्रमोटर्स को अंडरटेक करना और वेरियस एक्टिविटीज़ कंपनी रजिस्टर करना, पोजीशंस ऑफ कमेंसमेंट, बिजनेस नाइदर एजेंट्स फॉर ट्रस्टीज ऑफ द कंपनीज, ये सब होता है इसके बारे में। तो ये आप पढ़ लीजिएगा ज़रूर, नोट्स आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इनकॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, चलिए इनकॉर्पोरेशन क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। इनकॉर्पोरेशन क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, बहुत आसान है। इनकॉर्पोरेशन होता है, इनकॉर्पोरेशन ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, स्पेलिंग गलत है, एसोसिएशन, एसोसिएशन और एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स एसोसिएशन के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और रिटर्न क्रेडिट ऑफ द प्रपोज डायरेक्टर, रिटर्न क्रेडिट वो भी किसका, प्रपोज डायरेक्टर, जो डायरेक्टर होता है ना कंपनी का, उसका रिटर्न क्रेडिट उसने जो दिया है एज एन प्रपोज डायरेक्टर, प्रपोज डायरेक्टर के तौर पर। और फिर आता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट आपको पता है, एग्रीमेंट को कौन भूल सकता है, कंपनी का एग्रीमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, मेन चीज। कॉपी ऑफ रजिस्ट्रार्स लेटर, कॉपी मतलब एक कॉपी होना चाहिए आपको रजिस्ट्रार मतलब आपने जो रजिस्टर किया है उस रजिस्ट्रार का कॉपी, जो उसने आपकी कंपनी के बारे में लिख के दिया है उस लेटर का। और स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन भी होना चाहिए, ऐसे करके होना चाहिए डिक्लेरेशन। और फिर नोटिस अबाउट द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, नोटिस होना चाहिए, जो एड्रेस है सेम होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री ऑफ एविडेंस, जो एविडेंस की डॉक्यूमेंट्री है वो भी होना चाहिए। और तो डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन, जो फीस है, फीस डॉक्यूमेंट्री ऑफ एविडेंस का पेमेंट का फीस भी आपको, डॉक्यूमेंट जो आपने फीस पे की है अपनी कंपनी के लिए उसके ऊपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, अफेक्ट मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको बताया था मैंने, वो जरूरी होती है एक प्राइवेट कंपनी को खोलने के लिए। तो जरूरी होती है प्राइवेट कंपनी को खोलने के लिए, तो आपका ये हो जाएगा क्योंकि आपने देखिए, अभी मैं बताता हूँ आपको, ये इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि हमारे पास अगर एक कंपनी समझ लीजिए डॉक्यूमेंट्री के अंदर, डॉक्यूमेंट्री के अंदर उसकी रजिस्टर्ड डेट है 6th, जैन 6th जैन को इसकी रजिस्टर्ड डेट है, बट इट गॉट रजिस्टर्ड इन 8th जैन। मतलब समझिए कि डॉक्यूमेंट के अंदर 6th जैन लिखा हुआ है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन डेट 6th जैन लिखा हुआ है, लेकिन रियलिटी में वो 8th जैन को रजिस्टर, मतलब 2 दिन के बाद। तो ऐसा फॉल्स हो जाता है, मतलब डॉक्यूमेंट एक फॉल्स डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जिस दिन को आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है रजिस्ट्रेशन का, उसी दिन का सेम डेट होना चाहिए, वरना आपके जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं माने जाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए आपके केस को, लेकिन इसके अंदर हुआ है तो इसके डॉक्यूमेंट सही नहीं माने जाएंगे। और एक पर्सन signatories of other on the memorandum of the incorporation was still considered valid। ये गलत होने के बाद भी अगर
सॉरी सिग्नेटरीज, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, गलत बन गया है, और वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं, एविडेंस देते हैं, तो अगर एविडेंस देने के बाद फिर भी वो वैलिड होगा, मतलब वैलिड हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, फिर बोलते हैं वो वैलिड बन जाता है, तो वो अब चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा होता है कई बार। कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या होता है? कैपिटल सब्सक्रिप्शन ये होता है कि मतलब जो पैसे हैं वो आपके अंदर, मतलब सब, अभी आप सब्सक्राइब कर देना, फिर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा मेरा भी, तो ऐसे ही कैपिटल सब्सक्रिप्शन भी होता है। तो वाह, एग्जाम्पल क्या खतरनाक है। ऐसे खतरनाक खतरनाक एग्जाम्पल देखने के लिए आप हमारे चैनल को रेगुलरली देखते रहिएगा। तो फिर हमारे पास आएगा, तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हुए, कितनी बार बोलूँगा मैं, SEBI जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन है ना, उसके लिए अप्रूवल चाहिए होता है। अप्रूवल किसका? SEBI, इसका फुल फॉर्म मुझे भी पता नहीं, आप जगह गूगल में देख सकते हो। नहीं अच्छा है, SBI वही तो होता है। फिलिंग द प्रॉस्पेक्टस जो होते हैं उनको फिल करना पड़ता है उनको, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है। अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर, अंडर राइट्स, बैंकर्स के जो ब्रोकर्स होते हैं, बैंकर्स या ब्रोकर्स, उनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए, और उनके अंडर राइट्स होने चाहिए, मतलब उसके रिटर्न लेटर्स या कुछ और चीज़ें जो एविडेंस के तौर पे आपकी कंपनी को एफर्मेट करते हैं। और एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, मतलब एक एप्लीकेशन होना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज के लिए, वो वाला एप्लीकेशन नहीं, दोनों हो सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के लिए, तो स्टॉक एक्सचेंज के लिए हो सकते हैं, ऐसे करके स्टॉक एक्सचेंज के लिए हो सकते हैं। और हमारे पास अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जो अलॉटमेंट है ना, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑलरेडी बटे रहने चाहिए, मतलब ये इस पर्सन का शेयर है, 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 ऐसे शेयर्स ऑलरेडी बटे रहने चाहिए, ताकि आगे जाके कोई डिक्लेरेशन ना हो बैड चीज़ के लिए, कुछ और चीज़ के लिए। तो कमेंसमेंट आपको बिजनेस का बता देता हूँ। डिक्लेरेशन ऑफ सेल, अब मैं आपको बता दूँ, आप इसको गौर से सुनिएगा। अ डिक्लेरेशन दैट शेयर्स पेबल इन कैश, मतलब जो डिक्लेरेशन है एक शेयर का वो कैश में पेबल है। और डिक्लेरेशन ऑफ एवरी डायरेक्टर हैड पेड इन कैश, जो डायरेक्टर है डिक्लेरेशन किया, उसके अंदर अगर डायरेक्टर ने कैश पे किया है तो उसका शेयर भी हो सकता है। अ डिक्लेरेशन दैट नो मनी इज पेएबल और लायबल, मतलब एक डिक्लेरेशन जिसके अंदर मनी नहीं पे किया जा सकता या लायबल नहीं है। A statutory declaration that the above requirements have been compliant, एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन होना चाहिए जो अबव रिक्वायरमेंट को कंप्लेन करता है। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो कि मैं आपको बता सकता हूँ। मेन ऑब्जेक्टिव्स और एंसिलियरी ऑब्जेक्टिव्स, एंसिलियरी, आप इसको मुझे पता है, मैंने भी इस वर्ड को पहली बार देखते ये सोचा था कि ये
आंखों वाली सीलियर मजिल्स तो नहीं है, जो सीलियर मजिल्स लेंस के फोकस और फोकल लेंथ और वो चीज़ें बढ़ाता है, वही चीज़ें नहीं है। मैं बोल रहा हूँ वो नहीं है। सीलियरी मजिल्स इज डिफरेंट, सीलियरी इज डिफरेंट एंड एनसीलियरी इज डिफरेंट। सीलियरी का मीनिंग फिर भी सेम होता है, लेकिन एन जोड़ी है ना, तो एनसीलियरी। अगर आपको इसकी मीनिंग जाननी है तो मैंने अपने पीडीएफ में लिखा है, तो उसके अंदर जाके देख सकते हो, और आप गूगल में भी देख सकते हो। मैं भी बता देता हूँ, सीलियर एनसीलियरी मजिल्स वही होता है। अब वो क्या होता है, वही। हाँ हाँ हाँ। तो इसी के साथ हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है, हमारे, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है, लास्ट लास्ट लास्ट। और फिर आपकी छुट्टी, तो अगर आप किसी भी फॉर्म लिखते हो, फॉर्म, तो वो क्या आएगा, मतलब फॉर्म लिखने के लिए कैसे, फॉर्म, आपको फॉर्म समझा देता हूँ। फॉर्म नंबर 1A, फॉर्म नंबर 1A। तो फॉर्म नंबर 1 ये आएगा, अंदर क्या आता है, कंप्लायंस एक्ट जो 1961 के अंदर पास हुआ था। और एप्लीकेशन फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ नेम्स, जो एप्लीकेशन है फ्रॉम द अवेलेबल नेम्स के अंदर से चूज करना है आपको। अवेलेबल नेम के अंदर से आपकी कंपनी का नेम चूज करना है। एप्लीकेशन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ नेम्स, द रजिस्ट्रार्स ऑफ द कंपनी, रजिस्ट्रार्स, कंपनी के रजिस्ट्रार्स, एक मिनट, रजिस्ट्रार्स ऑफ कंपनी, और एक नोट लिखना चाहूँगा, आप नोट कर लीजिएगा इस नोट को, या आप पीडीएफ देख के भी, मैंने बोला ना बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, या आप इसको अपने बुक में भी लिख सकते हो अगर आपके पास बुक है, या आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। मैं टेलीग्राम लिंक नीचे डाल दूँगा, टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो सकते हो। तो ये क्या आता है, एक नोट की बात है, नोट वाला वो वाला नोटबंदी वाला नोट नहीं, नोट इम्पोर्टेंट नोट। तो नोट है, रेफर अ रूल ऑफ कंपनीज, रेफर अ रूल ऑफ कंपनीज, रेफर अ रूल ऑफ कंपनीज, या सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स, स्लैश है यहाँ पे, या स्लैश जनरल रूल्स फॉर्म 1956 के अंदर जो जनरल रूल्स फॉर्म बनाए गए थे वो भी पढ़ सकते हो, आप रेफर कर सकते हो। जनरल रूल फॉर्म्स जो कि 1956 के अंदर पास हुए थे, वो भी पढ़ सकते हो आप। तो क्या बोल रहा है, रेफर अ रूल ऑफ कंपनीज का रूल आपको पढ़ना है, रेफर कर लेना। मैंने वैसे तो आपको रेफर करवाया है, तो अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करते हो तो उसके अंदर आपको अच्छी तरीके से रेफर हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स, जनरल रूल फॉर्म जो 1956 में पास हुए थे, ये थे आज की कहानी। और इसी के साथ हमारा क्लास यहीं पे एंड होता है। आज बहुत मज़ा आया, हमने इस चैप्टर को 1 शॉट में ख़त्म कर लिया, दैट इज़ ओनली एंड ओनली अंडर 40 मिनट्स। हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया अंडर 40 मिनट्स, हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अंडर 40 मिनट्स के अंदर हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया है। देखिए
आपका बहुत अच्छे से रिवीजन किया, हमने एक एक चीज़ को डिटेल में जाके समझा है। तो 40 मिनट्स के अंदर आपका टोटल चैप्टर ख़त्म हो गया। सोच सकते हो, चैप्टर 7 समाप्त, स्वाहा। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। चैप्टर 8 को हम मिड टर्म के बाद चालू करेंगे, तो आप जल्दी से आ जाइएगा मिड टर्म के बाद। और आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। इसी के साथ थैंक यू फॉर लर्निंग, थैंक यू। फॉर लर्निंग, आज के लिए थैंक यू फॉर लर्निंग, थैंक यू फॉर लर्निंग। और आज का सेशन यहीं पे एंड करता है। एक पार्ट में हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया, वन पार्ट मतलब वन शॉट में ख़त्म कर लिया इस चैप्टर को। तो चैप्टर फिनिश, चैप्टर 7 समाप्त हो गया है। तो इसके साथ ख़त्म। थैंक यू फॉर लर्निंग, मिलते रहिएगा बार बार। और इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं इसको। थैंक यू फॉर लर्निंग, मीट यू अगेन, मीट यू इन चैप्टर 6। मिड टर्म का एग्ज़ाम आपका अच्छा जाए। थैंक यू फॉर लर्निंग, लेट्स एंड दिस सेशन। आपको आखिरी बार, आप सोच रहे हो कितनी बार बोलूँगा, लास्ट एंड फाइनल बार, थैंक यू फॉर लर्निंग, कम बैक सून। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।